हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, इंग्लिश लिखते या बोलते वक्त प्रेपोजिशंस का यूज़ हमको कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर सकता है। प्रेपोजिशंस के बारे में एक कहावत भी है कि प्रेपोजिशंस के ऊपर आज तक कोई कमांड कर ही नहीं पाया। अच्छा दोस्तों, तो प्रेपोजिशंस हम कैसे सीख सकते हैं? अब ग्रामर की बुक्स में कुछ तो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को पढ़ के हम उनको सीख सकते हैं, लेकिन सारे प्रेपोजिशंस को रूल्स से नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि प्रेपोजिशंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही बिखरी हुई चीज़ है, बहुत क्लियर स्पष्ट रूल्स नहीं है प्रेपोजिशंस के बारे में। तो हम इनको कैसे सीख सकते हैं? हम इनको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के, इंग्लिश सॉन्ग सुन के, इंग्लिश फिल्म्स देख के सीख सकते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि बाकी लोगों ने कैसे इनको यूज़ किया है। इसी क्रम में दोस्तों आपको कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस मिलेंगे जो आपको हमेशा किसी वर्ड के बाद, खास करके किसी वर्ब के बाद, हमेशा वही प्रेपोजिशंस यूज होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इनको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस कहा जा सकता है। अगर इनको हम सीख लें बहुत हद तक, तो काफ़ी हद तक हम सही तरीके से इंग्लिश को यूज़ कर पाएंगे और गलतियां होने की संभावना कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन सीखने वाले हैं। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और हर प्रेपोजिशन का यूज़ अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की जो क्लास है उसका नाम है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पार्ट 2। पार्ट 2 का ये मतलब है दोस्तों कि इसका पार्ट 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 इसका देखना हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। उस प्लेलिस्ट में जाके आपको वोकैबुलरी के ऊपर और भी वीडियोज़ हैं, आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के नाम से वीडियो मिलेगा, वो इसका पार्ट 1 है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। अब जो पहला वर्ड है हमारा वो है अक्यूज, लेकिन ये बताने के पहले मैं आपको प्रोनाउंसिएशन की एक बात बता दूं। जैसे ये वर्ड है फिक्स्ड, अब इसके एंड में डी है, लेकिन यहाँ डी से ड का साउंड नहीं बनेगा, यहाँ डी से ट का साउंड बनेगा। इसको हम पढ़ेंगे फिक्स्ड, ट, फिक्स्ड नहीं बोलना है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि डी से कब कब ट का साउंड बनता है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स सीखने होंगे। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। उस प्लेलिस्ट में प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। उनमें से एक वीडियो ये भी है कि डी से कब कब ट बनता है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम दोस्तों आते हैं पहले वर्ड पे। पहला वर्ड हमारा अक्यूज। अक्यूज का मीनिंग होता है किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना, कोई आरोप लगाना, और इसके बाद आपको हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अक्यूज के बाद हमको हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा दोस्तों? ये सेंटेंस ज्यादातर ये पैसिव वॉइस में आपको यूज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया, तो हम बोल सकते हैं ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, या दे अक्यूज्ड हिम, एक्टिव वॉइस में दे अक्यूज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग मनी, उन्होंने उसके ऊपर चोरी करने का इल्जाम लगाया। तो अक्यूज के बाद हमको हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों अक्विट। अक्विट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, आरोप से मुक्त कर देना। इसके बाद भी हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होगा। जैसे अगर कहा, यहाँ हमने कहा कि उसके ऊपर हत्या का मुकदमा आरोप लगाया गया, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, और अगर उसको बरी कर दिया गया तो हम बोल सकते हैं ही वॉज अक्विटेड ऑफ मर्डर, उसको हत्या के इल्जाम से मुक्त कर दिया गया। तो दोनों के ही बाद ऑफ का इस्तेमाल होगा। उसके बाद दोस्तों अडिक्टेड टू। अडिक्टेड हो जाना, किसी चीज़ की लत लग जाना। अगर किसी को शराब पीने की लत लग गई है तो हम बोल सकते हैं ही इज़ अडिक्टेड टू अल्कोहल या ड्रिंकिंग, ही इज़ अडिक्टेड टू ड्रग्स, ही इज़ अडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो अडिक्टेड के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सॉन्ग्स लिखने वाले लोग या जो पोइट्स होते हैं, कवि होते हैं, वो इसको पॉजिटिवली भी यूज़ करते हैं। जैसे एक सॉन्ग सुना था मैंने, आई एम अडिक्टेड टू लव, मुझे प्यार की लत लग गई है। तो वो भी एक यूज़ है। आप जैसे चाहें, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप इंग्लिश को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैग। बैग का वैसे तो मीनिंग होता है भीख मांगना, लेकिन जो लिटरल मीनिंग है, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रार्थना करने के लिए भी होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो बैग फॉर का मतलब है बहुत ज़्यादा झुक कर विनम्रता से प्रार्थना करना। ही वॉज बेगिंग फॉर मर्सी, वो दया की भीख मांग रहा था, तो इसको ऐसे यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और इसके बाद आपको हमेशा विद इस्तेमाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि चलो हम इस काम से शुरू करते हैं, मान लेते हैं कोई स्कूल है बच्चों का जो सुबह प्रेयर से शुरू होता है, तो उसके बारे में कहा जा सकता है ना कि वी स्टार्ट आवर डे, वी बिगिन आवर, बिगिन वर्ड चल रहा है, वी बिगिन आवर डे विद अ प्रेयर, हम अपना दिन प्रार्थना से शुरू करते हैं। या हम बोल सकते हैं लेट्स बिगिन विद अ सूप। अगर खाना खाने के लिए बैठे हैं और लोग कहते हैं चलो सूप से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स बिगिन विद अ सूप, इस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों कंपेयर। कंपेयर का मीनिंग होता है तुलना करना। तो कंपेयर जीवित प्राणियों का भी हो सकता है और निर्जीव वस्तुओं का भी हो सकता है। अगर जीवित प्राणियों की तुलना कर रहे हैं तो हमको कंपेयर के बाद विद का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ दोस्तों ब्रैकेट मैंने लिखा है पी। पी का मतलब है पर्सन।
यानी जब एक दो जीवित प्राणियों की जब तुलना होगी, जैसे मान लेते हैं आप ही की तुलना कोई कर रहा है किसी के साथ और आप इस बात से खुश नहीं है, आप उससे कह रहे हैं मेरी तुलना किसी और के साथ मत करो, तो आपको बोलना चाहिए डोंट कंपेयर मी विद एनीवन, या डोंट कंपेयर मी विद हिम, किसी और के लिए, कि उसके साथ मेरी तुलना मत करो। अच्छा दोस्तों, जब नॉन लिविंग थिंग है, कोई चीज़ है कोई, उसकी तुलना करेंगे तो कंपेयर के बाद टू का इस्तेमाल होगा। यहाँ लिखा है मैंने टी का मतलब है थिंग, मैंने शॉर्ट में लिखा है। जैसे आप अगर बोलना चाहते हो कि सच्चे प्यार की तुलना किसी चीज़ के साथ नहीं की जा सकती, तो आपको बोलना चाहिए ट्रू लव कांट बी कंपेयर्ड टू एनीथिंग, तो उसके बाद आपको कंपेयर के बाद टू का इस्तेमाल करना है। जीवित प्राणियों के लिए विद का इस्तेमाल करेंगे कंपेयर के बाद, निर्जीव वस्तुओं के लिए कंपेयर के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों काउंट। अब दोस्तों काउंट की एक मीनिंग तो होती है गिनना, लेकिन एक और भी मीनिंग होती है, वो होता है भरोसा करना। तो जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, तो आपको उसको बोलना चाहिए यू कैन काउंट ऑन मी, आई कैन काउंट ऑन हिम। एक ब्रूनो मार्स का सॉन्ग भी है काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी लाइक 1 2 3, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आपको सुनना चाहिए। काउंट ऑन मी सॉन्ग का ही नाम है, ब्रूनो मार्स सिंगर का नाम है। तो काउंट ऑन मी, काउंट ऑन समवन, इस प्रकार से यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों कन्फाइन के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। कन्फाइन का क्या मीनिंग है? सीमित कर देना, किसी इंसान को एक कमरे में बंद कर दिया तो बोलेंगे ही वॉज कन्फाइंड टू दैट रूम। इस प्रकार से सीमित जब कर देते हैं, किसी चीज को भी सीमित करते, किसी के अधिकार को सीमित कर देते हैं जब, तो कन्फाइन का वही मीनिंग है, सीमित कर देना, और इसके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। ही वॉज कन्फाइंड टू अ स्मॉल रूम, उसको एक छोटे कमरे में बंद कर दिया, उससे बाहर नहीं निकल सकता था वो। उसके बाद दोस्तों डिप्राइव का मीनिंग होता है वंचित कर देना, जब किसी को कोई चीज़ ना दी जाए। इसके बाद हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। जैसे हम बोलेंगे द पुअर चिल्ड्रन वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, उन गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार से, शिक्षा से वंचित कर दिया गया। तो डिप्राइव के बाद हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास डिस्गस्टेड हो जाना, किसी चीज़ से तंग आ जाना, परेशान हो जाना, तो आप बोल सकते हैं आई एम डिस्गस्टेड विद के बाद, इसके बाद हमेशा विद का इस्तेमाल करेंगे। आई एम डिस्गस्टेड विद दिस नॉइज, इस शोरगुल से मैं परेशान हो चुका हूँ। आई एम डिस्गस्टेड विद हिम, उस आदमी से मैं तंग आ चुका हूँ। तो डिस्गस्टेड के बाद हमको हमेशा विद का इस्तेमाल करना है। एक्सेप्शन टू, जैसे हम बोलते हैं इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। एक्सेप्शन का मीनिंग होता है अपवाद, और इसके बाद आपको हमेशा टू का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सेप्शन नाउन है यहाँ पर, तो नाउन के बाद भी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस यूज होते हैं, एडजेक्टिव्स के बाद भी यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर वर्ब्स के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशंस यूज होते हैं। हमको ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। तो या अगर आप बोलना चाहते हैं कि इस नियम का एक और भी अपवाद है, तो आपको कहना चाहिए देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस रूल, तो ऐसे इसको यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास फिल, FILL, फिल का मतलब होता है भरना। जैसे बाल्टी को पानी से भरना, तो आप किसी को बोल रहे हैं बाल्टी को पानी से भर दो, तो आपको कहना चाहिए प्लीज फिल द बकेट विद वाटर। फिल जब भरना मीनिंग हो, भरना ही मीनिंग है इसका, तो इसके बाद हमेशा विद का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लीज फिल द बकेट विद वाटर, इस प्रकार से बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों जियर का मतलब है जब किसी के ऊपर फब्तियां कसते लोग, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, चीख चिल्ला के कुछ बोलते हैं, कि कुछ भी बोल सकते लोग, तो इसके बाद हमेशा एट का इस्तेमाल होगा। ऑल द बॉयज वर जियरिंग एट द पुअर किड, उस बेचारे बच्चे के ऊपर सारे लड़के जोर जोर से हंस रहे थे, फब्तियां कस रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, तो ऐसे करने को जियर एट बोलते हैं। वैसे जियर एट किसी को करना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों की टू, जैसे हम बोलते हैं कई बार कि जो नहीं बोलते सफलता की जो चाबी होती है वो कड़ी मेहनत होती है, इस प्रकार से की का मतलब है चाबी, कुंजी भी बोलते हैं। सफलता की कुंजी है कड़ी मेहनत करना, चाबी है, इस प्रकार से। तो की टू सक्सेस, आप ऐसे बोल सकते हैं द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क, कि कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। अच्छा दोस्तों यहाँ सीखने वाली बात क्या है, इसको हिंदी में यहाँ टू के लिए क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं का, सफलता की चाबी। लेकिन की के लिए या का के लिए हम क्या सीखते हैं बचपन से? ऑफ का इस्तेमाल हमको सिखाया जाता है। OF ऑफ से होता है का या की, और इसीलिए कई बार कंफ्यूजन हो सकते हैं। हम बोल सकते हैं की ऑफ सक्सेस, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ टू का मीनिंग है का या की, सफलता की चाबी, की टू सक्सेस, ये हमको याद रखना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों लीन का मतलब है झुकना या ऐसे सहारा लेना, जैसे दीवार का सहारा लेके हम खड़े होते हैं, तो इसके बाद हमेशा अगेंस्ट का इस्तेमाल होगा। जैसे आपको बोलना हो
वो दीवार के सहारे खड़ा था, तो आपको बोलना चाहिए ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। शी वॉज लीनिंग अगेंस्ट मी, वो मेरा सहारा लेके खड़ी थी। तो लीन के बाद हमेशा अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। वैसे अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है, जो जनरल मीनिंग होता है वो है के खिलाफ, ही इज अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ है। तो यहाँ उसी प्रकार से कि किसी का सहारा लेके कोई खड़ा है तो ही इज लीनिंग अगेंस्ट मी या ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट मी, ऐसे यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों पार्ट का यहाँ मीनिंग है अलग हो जाना। तो पार्ट के बाद हमेशा विद का इस्तेमाल करना चाहिए। ही पार्टेड वेज विद मी, उसने मुझसे अपना रास्ता अलग कर लिया। तो पार्ट के बाद अलग होने के सेंस में जब इसका मीनिंग होगा, जब ये वर्ब की तरह यूज होगा, तो इसके बाद हमेशा हमको विद का इस्तेमाल करना है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों प्लीज्ड विद, प्लीज्ड के बाद हमेशा विद का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज का एक मीनिंग तो होता है कृपया, और जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो उसका मीनिंग होता है खुश करना किसी को। जैसे आप, और पैसिव वॉइस में बहुत इस्तेमाल है, जैसे आप बोलते हैं ना आई एम प्लीज्ड विद योर सर्विसेज, आपने जो मुझे सर्विसेज दी हैं मैं उनसे खुश हूँ। आई एम प्लीज्ड विद योर रिजल्ट या विद हिज रिजल्ट, आई एम प्लीज्ड विद हिज बिहेवियर, मैं उसके व्यवहार से खुश हूँ। तो प्लीज्ड जब इस प्रकार से यूज करेंगे खुश होने के सेंस में, तो उसके बाद हमको हमेशा विद का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग, उसको बिल्डिंग में प्रवेश करने से रोक दिया गया। प्रिवेंट के बाद हमेशा हमको फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग दैट, मुझे वहां जाने से रोक दिया गया। बहुत सारे यूज हो सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। प्रिवेंट के बाद हमको हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करना है, ये हमको देखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्रिजाइड का मतलब होता है जैसे किसी कंपनी को कोई प्रिजाइड करे, तो इसका मतलब ये है कि वही कंपनी को चला रहा है। किसी मीटिंग की कोई अध्यक्षता कर ले, कोई अध्यक्ष है कि किसी चीज का, तो उसको प्रिजाइड करना बोलते हैं। तो जैसे हम बोल सकते हैं ही प्रिजाइड्स ओवर दिस कंपनी, इस कंपनी के वही अध्यक्ष हैं, वही इसके चेयरपर्सन है, वही इसको चलाते हैं। तो प्रिजाइड के बाद हमको हमेशा ओवर प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है दोस्तों क्विक। अच्छा, क्विक ये एडजेक्टिव है। जब कोई आदमी किसी काम को करने में बड़ा ही अच्छा है, बहुत तेजी से काम कर लेता है, तो हम क्विक के बाद हमको एट का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम इस सेंस में कुछ कह रहे हैं। तो जैसे आपको बोल रहा हूँ कि वो क्रिकेट खेलने में बहुत तेज है, तो आप बोल सकते हैं ही इज क्विक एट प्लेइंग क्रिकेट। अगर कोई मैथ्स के सम्स करने में बहुत तेज है, बड़ी जल्दी जल्दी सम कर लेता है, बहुत ही होशियार है, तो आप बोल सकते हैं ही इज क्विक एट सॉल्विंग सम्स या ही इज क्विक एट मैथमेटिक्स, कैसे भी बोला जा सकता है। तो क्विक के बाद हमको हमेशा एट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों रिकवर फ्रॉम, जब हम रिकवर करते हैं, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसको लॉस हो गया था, नुकसान हो गया, और वो कंपनी घाटे से उबर रही है, उबरना, या कोई बीमार था वो ठीक हो रहा है, इसका ये रिकवर का मीनिंग होता है। तो इसके बाद हमको हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। जैसे हम बोलेंगे, कैसे इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, द कंपनी इज रिकवरिंग फ्रॉम लॉसेज या ही इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, वो अपनी बीमारी से धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उबर रहा है, उससे मुक्त हो रहा है। तो रिकवर के बाद हमको हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों रिलाई का भी मतलब होता है किसी ऊपर भरोसा करना, किसी के ऊपर ये विश्वास दिखाना कि मैं तुम पर रिलाई कर सकता हूँ, तुम मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो, यानी भरोसा कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी के ऊपर डिपेंड करना, यही मीनिंग है। तो आप जैसे अपने किसी फ्रेंड को आश्वासन दे रहे हैं, यू कैन रिलाई ऑन मी, या आप किसी को बता रहे हैं मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, वो बहुत ही डिपेंडेबल आदमी है, बहुत रिलायबल है, आई कैन रिलाई ऑन हिम। तो रिलाई के बाद आपको हमेशा ऑन का इस्तेमाल करना है। रिप्लाई है दोस्तों, रिप्लाई का वर्ब में की तरह जब यूज करेंगे तो उसका मीनिंग होता है उत्तर देना, जवाब देना। रिप्लाई के बाद हमको हमेशा टू का इस्तेमाल करना चाहिए। आई रिप्लाइड टू ऑल हिज मेल्स, मैंने उसकी सारी मेल्स का जवाब दिया। या ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई कॉल, उसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, कैसे भी यूज करेंगे। उसका दोस्तों सेंटेंस का एक मीनिंग होता है वाक्य, और यहाँ पर वर्ब की तरह जब ये यूज होगा, यहाँ मैंने इसको वर्ब की तरह लिखा, तो जब ये वर्ब की तरह यूज होगा तो इसका मतलब होता है सजा सुनाना। He was sentenced to death. He was sentenced to 10 years in prison. उसको जेल में 10 साल काटने की सजा सुनाई गई। तो जब इस प्रकार से सजा सुनाई जा रही हो, जो सेंटेंस का वर्ब में मीनिंग होता है, इसके बाद हमको हमेशा टू का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों टीम विद। टीम ये वो वाली टीम नहीं है जो TEAM टीम होती है, जो क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की, ये दूसरी टीम है। इसमें इसकी स्पेलिंग है TEEM टीम। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ से भरा हुआ होना। जैसे नदी में मछलियाँ, पानी में मछलियाँ होती हैं, तो आप बोल सकते हैं, अगर आपने देखा कोई ऐसा तालाब है या कोई झील है या कोई नदी है जो मछलियों से भरी हुई है, तो आप बोल सकते हैं द रिवर इज टीमिंग विद फिश, नदी मछलियों से भरी हुई। तो टीम के बाद हमेशा विद का इस्तेमाल होगा। और उसके बाद दोस्तों ट्रू का मतलब है सच्चा। जैसे आप बोल रहे हैं कि उसने अपने नेचर के अनुकूल, अपनी प्रकृति, अपने व्यवहार के अनुकूल ही काम किया, तो आप बोल सकते हैं
इट वॉज ट्रू टू हिज नेचर, ये उसकी प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल था। तो ट्रू टू समवन्स नेचर इस प्रकार से यूज होता है, आपको दिखाई पड़ेगा ये। और ट्रू के बाद हमको हमेशा टू का इस्तेमाल करना है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों वार्न, वार्न का मतलब है चेतावनी देना, और अगेंस्ट का मतलब है के खिलाफ। कैसे होगा, जैसे आप बोलना चाहते हैं मैंने उसको खतरे के बारे में बताया था, चेतावनी दी थी, तो आप बोल सकते हैं आई वार्नड हिम अगेंस्ट द डेंजर। मैंने उसको खतरे के बारे में, हिंदी में से बोलते के बारे में, इंग्लिश में बोल रहे हैं के खिलाफ, खतरे के खिलाफ चेतावनी दी। आई वार्नड हिम अगेंस्ट द डेंजर। तो वार्न के बाद हमको जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसके बाद हमको अगेंस्ट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों यर्न, यर्न का मतलब होता है जब आपका दिल किसी चीज को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा चाहे कि मुझे ये चीज चाहिए ही। जैसे वांट का मतलब होता है चाहना, आप बोलते हैं आई वांट लव, तो आप बोल सकते हैं माई हार्ट इज यर्निंग फॉर लव। तो यर्न का मतलब है बहुत ज्यादा चाहत करना, होना। और इसके बाद हमेशा फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट हमारा आज का वर्ड है वो है यील्ड। यील्ड नाउन भी है, नाउन इसका मीनिंग होता है जो फसल वगैरह हमको मिलती है खेत से, उसको यील्ड बोलते हैं। और यहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल है, यील्ड जब वर्ब की तरह इस्तेमाल हो, इसका सबसे पहले दोस्तों उच्चारण सीखना जरूरी है। ये य का ही साउंड इसमें है, ई का साउंड नहीं है, ईल्ड नहीं बोल सकते, य को ही घुमाएंगे, यील्ड ऐसे करके आपको बोलना चाहिए। और इसका मीनिंग होता है जब कोई किसी के सामने घुटने टेक दे, आत्मसमर्पण कर दे, हार मान ले, तो उस और इसके बाद हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपको बोल रहा हूँ कि उसने उसकी बात मान ली, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो आप बोल सकते हैं शी यील्डेड टू हिज डिमांड्स, या ही यील्डेड टू माई डिमांड्स। उसने मेरी मांगों के सामने हार मान ली, यानी मेरी मांगे मान ली। तो इस प्रकार से यील्ड का मीनिंग है। और उसके बाद हमको हमेशा यील्ड के बाद टू का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये प्रेपोजिशंस आपके लिए काफ़ी आपकी मदद करेंगे, हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर हम एक कमाल की चीज़ साथ में मिल करके सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, और अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो मैं उस पर आपको एक वीडियो बना करके दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।